हेलो एवरीवन, दिस इज़ उपेंद्र। तो अभी ये बहुत ही सही समय है इस विषय पे वीडियो बनाने का कि जेपीएससी के इंटरव्यू में क्या होता है, सिविल सर्विस का जो इंटरव्यू होता है तो क्या होता है। तो बहुत दिन से आप लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, है ना। जब प्री मेंस ये सब के लिए क्लासेस चल रही थी तो उस समय आप लोग पूछ रहे थे कि इंटरव्यू में क्या प्रोसेस होता है। तो मैंने कहा था कि जब एक सही समय, एक उचित समय आएगा तो इस पर वीडियो मैं बनाऊँगा, है ना। तो मुझे लगता है कि अब मेंस एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और बहुत सारे कैंडिडेट होपफुल हैं अपने इंटरव्यू कॉल को लेकर के कि उनका इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। तो ऐसे में उनके मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं कि जो इंटरव्यू का जो सारा प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। तो मुझे लगा कि ये सबसे उचित समय है इस विषय पे एक वीडियो बनाने के लिए, है ना। कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा अ, जो करवाया जाता है ना, इंटरव्यू का प्रोसेस, तो उसमें किस तरह का प्रोसेस होता है, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेवल पे हो या फिर फाइनल इंटरव्यू का हो, है ना। तो इस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं, है ना। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस बार जेपीएससी दिए हैं, मेंस एग्ज़ाम दिए हैं और आगे जो लोग भी आगे देना चाहेंगे जेपीएससी का एग्ज़ाम, और थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए भी कि मतलब जब आप इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, प्री मेंस आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आप इंटरव्यू तक का सफ़र करते हैं, तो थोड़ा सा, है ना, क्या होता है वहाँ पे, है ना, इंटरनल मैकेनिज़्म क्या होता है, किस तरह से प्रोसेस होता है ना। तो इसमें मैं इसी पे मैं बात करने वाला हूँ, है ना। अभी वॉक के लिए आया था तो मैं सोचा कि ये अच्छा है, मतलब हल्की बारिश भी हो रही है और बड़ा सुहाना मौसम भी है, तो मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बना लिया जाए, है ना। तो इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है ना वो 2 चरणों में होता है, ठीक है। क्या होता है कि जेपीएससी आपको 2 दिन के लिए बुलाती है ना। एक दिन होता है पहला दिन, पहला चरण में क्या होगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है। कि आपने जो भी इनपुट्स दिए हैं अपने फॉर्म भरते समय, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, जो भी आपने क्रेडेंशियल दिए हैं कि यस मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया है, ये मेरा 10th है ना। तो आपका जो मतलब जो पात्रता है या जो योग्यता है ना, वो आपको पहले दिन आप ये प्रोसेस होता है कि आपको सर्टिफिकेट जो होता है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोल लीजिए, तो पहले दिन वो हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि जब आपका इंटरव्यू का कॉल आएगा और जब इंटरव्यू का कॉल लेटर जब आप डाउनलोड करेंगे, है ना, ऑनलाइन ही मिलता है, कोई भी आपको स्पीड पोस्ट या फिर फिज़िकल फॉर्मेट में कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा जेपीएससी की तरफ से, है ना। तो ये सारे कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने पास रखना है। तो उसमें मेंशन किया रहेगा कि किस डेट पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है ना। बाकायदा टाइमिंग लिखा रहेगा कि कितने टाइमिंग पे आपको आना है। तो पहला चरण में ये होना है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेवल पे 10th 12th, अगर आपने रिजर्वेशन क्लेम किया है तो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट तो लास्ट टाइम नहीं मांगा था, सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट मांगा था लोगों से, ठीक है। लेकिन इस बार रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी अपलोड करवाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि वो भी मांगा जाएगा। तो पहला चरण में क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। वो आपको इंटरव्यू से एक दिन पहले, है ना। तो उसमें आपको 10th, ग्रेजुएशन, फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी से हैं तो नॉन क्रीमी लेयर आपको देने होंगे, ठीक है। और आपने जो भी इनपुट्स दिए हैं वही आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वहाँ पे, है ना। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप वो सारे जो भी आपने अपलोड कर रखा है ना, मेंस का फॉर्म भरते समय, ठीक है। प्रीलिम्स के समय तो कुछ आपसे अपलोड करवाया नहीं गया था, मेंस के समय ही आपसे अपलोड करवाया गया है। तो वो डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल फॉर्म में आप रख लेंगे आप अपने पास। एक मैं सजेशन ये देना चाहूँगा कि अगर आपने प्रोविज़नल आपने अपलोड कर रखा है तो आप कोशिश कीजिए, अगर आप होपफुल हैं कि आपका इंटरव्यू का कॉल आ सकता है, तो आप क्या कीजिए कि यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस जहाँ से भी आपने पढ़ाई की है वहाँ से आप जो फाइनल सर्टिफिकेट होता है उसको कोशिश कीजिए, गेट इट कलेक्टेड फ्रॉम देयर, और आप वहाँ से ले लीजिए इसको, ताकि मतलब कोई भी अड़चन ना आए, है ना। क्योंकि इतना संघर्ष करने के बाद, है ना, जो मेरे साथ हुआ कि आप प्री निकालो, मेंस निकालो, इंटरव्यू में भी आप वहाँ तक गए और आप, है ना, उस बॉर्डर को भी आप क्रॉस किए, है ना। तो जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन होना चाहिए, और वहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के चलते आपका सिलेक्शन ना हो या फिर कोई आपको रिजेक्शन मिल जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य होता नहीं है ना। तो मैंने उस पेन को फ़ील किया है कि कैसा लगता है जब आप वहाँ तक जाओ, है ना।
और आप ही के कैटेगरी में, चाहे जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हों, आपसे कम नंबर ला करके बाकी लोग सर्विस ज्वाइन करके वो अपनी सेवा दे रहे होते हैं, और दूसरी तरफ आप अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहे होते हैं, या फिर अपने जो वास्तविक स्थिति है, जो ओरिजिनल कंडीशन है, वहाँ से आप खुद को माइग्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों से बचिए, है ना। जितना भी डॉक्यूमेंट्स होता है आप अपने स्तर पे उसको जमा कर लीजिए। तो पहला दिन वाला बहुत ही क्रूशियल है ना। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हो गया, है ना, तो कोई इशू नहीं है। ऑल्दो मेरे केस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन कुछ भी इशू नहीं हुआ था, है ना। एवरीथिंग वाज गुड, है ना। मतलब कुछ भी नथिंग शॉर्ट ऑफ इश्यूज़ वाज रेज्ड बाय जेपीएससी की दैट कि यस आपके पास ये पेपर्स नहीं है, वो नहीं है ना। सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ था, बहुत ही स्मूथली हुआ था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज़ किया था। वो अलग बात है कि बाद में इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि आपने अपलोड नहीं कर रहा है, आपने अपलोड नहीं किया है नॉन क्रीमी लेयर। तो खैर सबकी अपनी अपनी किस्मत है, सबकी अपनी अपनी एक संघर्ष की कहानी होती है, एक संघर्ष की जर्नी होती है। शायद मेरे को ज़्यादा संघर्ष करना है ना, तो वो मैं संघर्ष कर रहा हूँ, है ना। तो आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, मैं यही उम्मीद करता हूँ, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन बहुत ही आप मतलब जागरूक रहेंगे और एक एक चीज़ आप अच्छे से ले जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला होता है, ये पहला चरण मैंने बता दिया कि इंटरव्यू का जो प्रोसेस है ना, उसका एक पहला चरण ये है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है इंटरव्यू से एक दिन पहले, जो पर्सनल इंटरव्यू होगा उससे एक दिन पहले, ठीक है। तो ये तो पहला चरण हो गया। दूसरा चरण ये होता है कि जिस दिन आपका इंटरव्यू का डेट रहेगा, है ना, जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, यानी कि इंटरव्यू डेट एक दिन अगले दिन होगा, ठीक है। तो उस दिन जब आप जाते हैं तो आपको कुछ लेके नहीं जाना है, उस दिन आपको सिर्फ आप ऐसे ही जाइए, है ना। एक कॉन्फिडेंस के लिए साथ में आप फाइल वगैरह रख सकते हैं, लेकिन वो अलाउड नहीं होता अंदर लेके जाना, ठीक है। आपको सिर्फ खाली हाथ ही जाना है, ठीक है। तो आप साथ में बैग वगैरह आप कैरी कर सकते हो, बट जेपीएससी ऑफिस तक ही, है ना। जेपीएससी ऑफिस में जैसे ही आप इंटर करेंगे, है ना, तो आपको क्या है कि वो सब मना कर दिया जाएगा कि आपको ऊपर कुछ नहीं लेके जाना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होगा जिस दिन एक्चुअल इंटरव्यू होगा ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन तो मैंने बता दिया कि सब लोग इकट्ठा होते हैं, है ना। वहाँ पे एक मैकेनिज़्म है कि नाम बताया जाएगा, नाम पुकारा जाएगा। एक कॉमन सा हॉल होता है, बड़ा सा हॉल होता है, वहाँ पे 100-200 ऐसे लोग बैठे रहते हैं, जितने लोग भी आएंगे, है ना। सबका बारी बारी से नाम बुलाया जाता है ना। तो वहाँ तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सिलसिला हो गया, है ना। 3-4 टेबल के थ्रू गुजरना होता है, तो वो चलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। सबसे मेन है इंटरव्यू के दिन आपको कैसे खुद को संयम रखना है खुद पे। उसके बाद आपको थोड़ा सा शांत भी रहना है, हड़बड़ाना नहीं है। मन में आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी कि पता नहीं मेरा मेंस में मार्क्स कैसा रहा होगा, कहीं मतलब सिर्फ मैं बॉर्डर पे ही तो नहीं हूँ, है ना। बाकी लोग इतने लोग आए हैं, इनकी इतनी अच्छी तैयारी होगी, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स विल बी रनिंग इन योर माइंड व्हेन यू विल बी गोइंग फॉर योर इंटरव्यू, ओके। तो वहाँ पे थोड़ा सा ना खुद को आपको ये करना है कि आपको जो देना था, आपने जो मेहनत की थी उसके अकॉर्डिंगली आपने परफॉर्म किया है एग्ज़ामिनेशन में। ऑल्दो सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है ना। तो वो सब चीज़ें पे आपको काबू रखनी होंगी, लेकिन खैर ये कहने के लिए होती हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में चलेगा ही, जो कि आप उतने बड़े पड़ाव को पार करके वहाँ तक जाते हैं, है ना। तो जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, है ना, आप सुबह में 9 बजे चले जाएंगे जेपीएससी ऑफिस। वहाँ पे क्या होगा कि ग्रुप में नीचे एक कॉमन हॉल में बैठाया जाता है, बट जैसे ही एक नाम बुलाया जाएगा, है ना, आपको एक सेक्रेट कोड दिया जाता है, और उस कोड के अकॉर्डिंगली, है ना, नीचे हॉल में नहीं दिया जाता है, आपको नाम बुलाया जाएगा और आपको ऊपर में जाना है ना। फर्स्ट फ्लोर पे वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे व्यवस्था बनी रहती है, वहाँ पे बढ़िया मतलब बैठने उठने का अच्छा रहता है। मतलब आप जाएंगे तो आप फील करेंगे कि आप पीसीएस का इंटरव्यू देने आए हैं, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट रहता है ना। ऊपर में जैसे ही जाएंगे जहाँ पे मतलब इंटरव्यू पैनल रहता है, जो बोर्ड मेंबर्स या फिर जो चेयरमैन ये सब का जो चैम्बर है, तो वहाँ पे काफ़ी, तो आप जैसे ही जाएंगे तो आपको एक कोड दे दिया जाएगा, है ना। नाउ यू विल बी कॉल्ड बाय योर कोड, है ना, यू विल नॉट बी कॉल्ड बाय योर नेम। आपका यहाँ से जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो एक सीक्रेट कोड दिया जाएगा, आप उसी के थ्रू जाने जाएंगे। आप नाम के द्वारा नहीं जाने जाएंगे, है ना। आपका नाम से कोई लेना देना नहीं रहेगा, आपको एक कोड मिल जाएगा, ठीक है।
और उसी कोड को बुलाया जाएगा तो आपको जाना है ना, इंटरव्यू देने के लिए फाइनली चैम्बर में, ठीक है। तो आपको वो सीक्रेट कोड मिलेगा, है ना, जब आप जाएंगे ऊपर में, और वो सीक्रेट कोड मिलेगा, वैसे ही आपको चले जाना है इंटरव्यू के लिए। आप जाएंगे तो अलग अलग जो जेपीएससी की जो मेंबर्स हैं उनका बोर्ड होता है, जो चेयरमैन होता है उनका बोर्ड होता है, तो उसी समय आपको पता चलेगा, जब आपको कोड मिलेगा ना, तो उसी समय आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा बोर्ड अलॉट हुआ है, किसी मेंबर्स का बोर्ड अलॉट हुआ है, या फिर चेयरमैन का बोर्ड अलॉट हुआ है, या फिर जेपीएससी ने कुछ अलग से बोर्ड कंस्टिट्यूट करके रखा है तो वो मिला है। हालांकि जितने जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं के अंदर में इंक्लूडिंग चेयरमैन इंटरव्यू का पैनल रेडी होता है, तो आपको बोर्ड अलॉट हो जाएगा उसी समय आपको पता चलेगा। उससे पहले आपको नहीं पता चलता है कि आपको किसका बोर्ड अलॉट हुआ है, इंटरव्यू पैनल में कौन कौन रहेंगे। उसी समय आपको पता चलेगा, जब सीक्रेट कोड मिलेगा तो आपको ये इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि आपको वहाँ जा कर के बैठना है। तो जो भी इंटरव्यू पैनल आपको जो मिलेगा उसके आगे में बैठने का रहता है। आप डोर के आगे आप बैठ जाएंगे आराम से, ठीक है। बैठ जाने के बाद आपको बुलाया जाएगा, है ना। जाएंगे तो आपको, तो जैसे ही जो आप बोर्ड के अंदर जाएंगे ना, तो जाने से पहले एक एंट्री करना होता है, तो वहाँ पे उनका असिस्टेंट रहेगा, बोलेगा आप आराम से इंटरव्यू वगैरह देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पानी वानी पीना है तो आप बता दीजिए, है ना। तो आपको अगर लगे कि आप थोड़ा सा परेशान हैं या फिर अंदर में परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा सा आप 1-2 घूंट आप पानी पी लें, है ना, ताकि आप अंदर में अच्छे से रहें। तो वहाँ पे आपको ये प्रोसेस हो गया कि अब आपको जाना है अंदर इंटरव्यू देने फाइनली, ठीक है। तो आप जैसे ही इंटर करेंगे, तो जब मैंने दिया था तो वो 3 मेंबर्स कमेटी थी, वो 3 मेंबर्स बोर्ड था, है ना, 3 लोग थे। तो उसमें एक हांसदा मैडम चेयरमैन थी बोर्ड का, और बाकी 2 लोग थे। एक आई थिंक एक आईपीएस थे और डीआईजी लेवल के अधिकारी थे, और एक आईएएस थे, है ना। तो ये 2 थे मेंबर्स के रूप में, और जो चेयरमैन थी वो हांसदा मैडम का बोर्ड था। तो वहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो आपको विश करना है ना, सबको। जो चेयरमैन है ना, उनको पहले विश कीजिए, उसके बाद बोर्ड मेंबर्स को विश कीजिए, ठीक है। आपको बैठने बोला जाएगा, है ना। तो आप बैठ जाएंगे और वहाँ से आपका सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा इंटरव्यू का, है ना। ये आपके किस्मत पे है कि आपसे किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, बोर्ड मेंबर्स का मूड क्या है ना। मेरा तो सबसे पहला ही इंटरव्यू था उस दिन, मतलब सबसे मैं मतलब पहली बार गया, मतलब और उससे पहले, है ना, सबसे पहला मेरा इंटरव्यू था, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि उनका मूड कैसा है, वो किस तरह का आज माइंड मेकअप करके आया है। क्योंकि मेरा आई थिंक सेकेंड लास्ट डे इंटरव्यू था, है ना, मतलब 16 मई को मेरा इंटरव्यू था, ठीक है। तो सबसे वो लास्ट दिन ही था। तो डिपेंड करता है उनका मूड कैसा है, उनका गेस्चर कैसा है। जब आप एंट्री लेते हैं तो आपका क्या इंप्रेशन बनता है उनके ऊपर, और थोड़ा सा वो जज ज़रूर करते हैं कि ये किस लेवल का कैंडिडेट है, तो थोड़ा सा इसको किस जोन में ले जा कर के सवाल पूछने हैं, है ना। तो मेरे से कुछ करेंट अफेयर्स के इश्यूज़ पूछे गए थे। उस समय श्रीलंका में बहुत ज़्यादा वो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, तो उस पर सवाल पूछे गए, है ना। फिर मेरे से यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में पूछा गया था। फिर एडमिनिस्ट्रेशन में टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है, ये पूछा गया था। फिर अनिमा मैडम जो थी, जो चेयरमैन मैडम थी ना, हंसदा मैडम, तो वो मेरे से पूछी थी कि आपका जो पुलिस सर्विसेज है ना, वो प्रेफरेंस मेरा पूछे कि सबसे पहला आपका प्रेफरेंस क्या है। तो मैंने बताया कि पुलिस सर्विस, यानी कि डीएसपी था पहला वो प्रेफरेंस। तो उन्होंने पूछा कि झारखंड में ट्रेनिंग सेंटर पुलिस का कहाँ कहाँ पे है, मतलब पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ कहाँ पे है। तो मैंने उसका जवाब दिया, है ना। फिर वो बताया कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से आपकी पढ़ाई हुई है ना। तो मैंने बताया कि मेरी पढ़ाई धनबाद से हुई है, और बेसिकली ऐसे मैं पलामू से बिलोंग करता हूँ। तो इसके बाद वो सीधा इतना ही सवाल पूछे, मात्र 2 सवाल पूछे। फिर बगल वाले जो आईपीएस थे, है ना, उनको शिफ्ट कर दिए कि आप प्रश्न पूछिए। तो चूँकि मेरा जो टेक्निकल बैकग्राउंड रहा है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, तो वो उस पे वो सवाल पे वो चले गए, है ना। हालांकि श्रीलंकन क्राइसिस उन्होंने ही पूछा था, है ना। फिर वहाँ से वो टेक्नोलॉजी जो होता है 4G 5G ये सब के बारे में पूछने लग गए कि क्या डिफरेंसेस होता है। तो मैंने उसको बताया। फिर वो बताया कि टेक्नोलॉजी का एडमिनिस्ट्रेशन में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये 2-3 प्रश्न वो पूछे।
उसके बाद जो आईएएस थे, है ना, उनको मैडम इशारा किया कि अब आप पूछिए। तो वो फिर वो पूछने लग गए कि जो पीएम का जो म्यूज़ियम बना है वो कहाँ पे बना है। तो एग्जैक्ट लोकेशन मेरे को याद नहीं था, है ना, जो भी एकदम दिल्ली में है। तो मैंने कहा कि सर मेरे को ये तो पता है कि ये दिल्ली में बनाया गया है, नई दिल्ली में, बट एग्जैक्ट वो लोकेशन मेरे को नहीं पता है ना। तो एग्जैक्ट वो लोकेशन जानना चाह रहे थे कि त्रिमूर्ति भवन जो है ना, जो एक पर्टिकुलर जगह, उस जगह का नाम वो जानना चाह रहे थे, है ना। फिर वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में पूछे, है ना, तो वो मैंने बताया। फिर वो पूछे कि कुछ इस तरह का स्कीम चल रहा है क्या। मैंने बताया कि सर यूनिवर्सल बेसिक इनकम बोल के तो कुछ नहीं चल रहा है, बट फार्मर्स के वेलफेयर के लिए, है ना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना चल रहा है, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, है ना, पंपिंग ऑफ द फंड्स किया जा रहा है ताकि उनका इनकम बढ़ सके, है ना। तो इससे एग्रीकल्चर को बहुत फ़ायदा होगा, ऐसा करके मैंने बताया, है ना। तो यही कुछ सवाल थे, इस तरह से पूछे गए। फिर मैडम ने बताया, जो हांसदा मैडम थी, कि अब आपका इंटरव्यू हो गया, है ना, अब आप जा सकते हैं। तो मैं शॉक था, आई वॉज़ रियली शॉक्ड, है ना, कि ये मतलब कि किस तरह का इंटरव्यू है। मतलब आप 10 मिनट भी नहीं पूछ रहे हो आप, है ना, मुश्किल से 7 से 8 मिनट चला होगा। अगर वो सवालों को अगर समय से गिना जाए तो मेरे को तो लगता है कि वो 6 मिनट भी ना हो, है ना, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं गए थे। और मेरे को खुशी इस बात की है कि कम से कम 2-3 सवाल ओपिनियन बेस्ड पूछे गए, है ना, कि एडमिनिस्ट्रेशन में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। फिर श्रीलंकन क्राइसिस पूछा गया, है ना। फिर यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में ओपिनियन पूछा गया। तो मैं उम्मीद कर रहा था कि और इस तरह से सवाल पूछे जाएँ ताकि मैं खुद को डिलीवर कर पाऊँ, थोड़ा सा मैं अपना ओपिनियन ना एक्सप्लोर कर पाऊँ कि व्हाट काइंड ऑफ ओपिनियन आई होल्ड, या फिर व्हाट इज़ माय थॉट प्रोसेस। बट क्या है कि बहुत ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया। तो ये उन लोगों के ऊपर था कि आपसे क्या जानना चाहते हैं, नहीं जानना चाहते। कितने लोग से तो सिर्फ फैक्ट्स पूछ लिया जाता है, और आप अगर वो फैक्ट्स नहीं बता पाते हैं तो आपको ही बुरा लगता है, और वो इसी आधार पर जज भी करते हैं, है ना। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो सवाल का आप आंसर नहीं जान रहे होंगे ना, प्लीज़ उसको आप गेस मत कीजिएगा, या फिर मैं गेस करके बताऊँ कि ऐसा कुछ अप्रोच मत रखिएगा। बोलिएगा कि सर मतलब अभी मैं नहीं जानता हूँ, मैं जब यहाँ से जाऊँगा तो इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करूँगा, सॉरी सर, है ना, ऐसा करके, या सॉरी मैडम, या सॉरी सर, ऐसा करके आप बोल सकते हैं कि आई विल रीड अबाउट इट, है ना। एट प्रेजेंट आई डोंट नॉट हैव आइडिया अबाउट दिस, बट आई विल रीड अबाउट इट। आप ऐसा करके बहुत ही स्मूथली आप आंसर दे के निकल सकते हैं। बट ये तुक्का लगाने वाला काम बिल्कुल मत कीजिएगा, है ना। तुक्केबाजी वाला जो चीज़ होता है वो ठीक है, प्रीलिम्स तक, वो ऑब्जेक्टिव तक सही है, लेकिन जब तक कि अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट बीइंग फोर्स बाय द बोर्ड मेंबर्स, जब तक उधर से प्रेशराइज़ नहीं कर रहे हैं कि नहीं, फिर भी आप अनुमान लगाइए, तब तक आप इस डिसीजन को आप नहीं लेंगे कि नहीं आपको तुक्का लगाना है कि कैन आई गेस, ऐसा कुछ नहीं, है ना। सीधा बोल देना है कि सर सॉरी सर, मेरे को अभी नहीं आइडिया है, या फिर मैंने पढ़ा है बट एग्जैक्टली मुझे मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो सॉरी सर, ऐसा करके, है ना। ऐसा नहीं कि सर क्या मैं गेस कर सकता हूँ, ऐसा ये अप्रोच सही नहीं रहेगा, आई थिंक, ठीक है। जब तक कि उन लोग बोले ना कि नहीं फिर भी कुछ बताइए। बाकी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे तो आप कीजिए ना, जो आपको अपना ओपिनियन है, आपको जो लगता है किसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर के, आप वो बोल सकते हैं, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। बट फैक्चुअल चीज़ में कभी भी गेस नहीं करना है ना, क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हो, है ना। तो आप इस तरह की चीज़ें आपसे उम्मीद नहीं की जाती है कि आप तुक्का मारोगे, गेस करोगे, है ना। यू हैव टू बी वेरी वेरी कैलकुलेटिव इन योर डिसीजन, ओके। तो ऐसा नहीं होना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। फिर आप वहाँ से निकलेंगे, है ना, आपसे कुछ कांटेक्ट नहीं किया जाएगा कि अब आप यहाँ साइन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, है ना। आपका इंटरव्यू खत्म, आप सीधा आप अपने घर के लिए निकल सकते हैं, प्रस्थान कर सकते हैं अपने घर के लिए, है ना। तो इस तरह का कुछ चीज़ होता है ना। तो आपको 2 दिन के लिए जाने पड़ेंगे जेपीएससी ऑफिस, जब आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। अदर पीसीएस में सेम डे में हो जाता है ना। एक तरफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दूसरे तरफ, है ना, आपका इंटरव्यू हो जाएगा, मतलब सेम डे में। लेकिन यहाँ पे 2 दिन आपको
एक तरीके से सही है कि एक दिन आप मतलब आप ना, क्योंकि ना जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, तो हो सकता है कि आपका शाम भी हो जाए ना, 4-5 बज जाए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं और धीरे धीरे उनको बुलाया जाता है, 3-4 टेबल ही होता है, तो उनको भी चेक करना होता है। तो ये सही है कि, है ना, 2 दिन के लिए बुला लिया जाए और अगले दिन सिर्फ आप इंटरव्यू देने जाने के माइंडसेट से आप वहाँ पे जाएँ, तो आपको भी थोड़ा सही लगेगा, है ना। तो ये कुछ इस तरह से इंटरव्यू का प्रोसेस होता है ना। आपको 2 दिन के लिए जाने पड़ सकते हैं, नहीं, जाना ही पड़ता है 2 दिन के लिए, ठीक है। इस बार के लिए देखना पड़ेगा कि क्या सेम प्रोसीजर फॉलो होता है जेपीएससी के द्वारा या फिर कुछ चेंजेस होते हैं, बट आई थिंक प्रोसेस विल रिमेन द सेम, उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, है ना। तो ये 20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो गया, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, बट ठीक है, समय तो देना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को जानना है, उसके बारे में सीखना है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इतना मेहनत करके आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं और अब आप उस पड़ाव पे आ गए हैं जहाँ पे आपको फाइनल स्टेज से गुजरना है ना। और जब आप इंटरव्यू देंगे, जिस दिन देने जाएंगे, तो आपको अपने मेहनत का जो क्या बोलते हैं उसको, रिज़ल्ट बोलते हैं, वो आपको महसूस होगा कि आपने मेहनत की, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, आपको यू विल बी रिगार्डेड एज गुड पर्सन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल इंटरव्यू, है ना। तो आपको अच्छा ट्रीट किया जाता है आपके साथ, है ना। तो आपको एक अच्छा क्या कह सकते हैं, आपको अच्छा महसूस होता है कि चलो मेहनत का कुछ तो रिगार्ड मिल रहा है ना। तो समटाइम आपको कुछ एंजाइटी, कुछ फियर्स, ये सब आपको महसूस होगा कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, बट वो सब चीज़ छोड़ दीजिएगा, वो सब किस्मत और समय पे छोड़ दीजिएगा। जो होना होगा होगा, है ना, वो आपके हाथ में है नहीं, आपको अपना मेहनत करना है, ठीक है। तो ये इंटरव्यू पे एक पूरा वीडियो था, पूरा डिटेल में। बहुत दिनों से आप लोग बोल रहे थे, आई थिंक महीनों से बोल रहे थे कि सर एक बार इंटरव्यू के बारे में पूरा प्रोसेस बताइए, कैसे होता है, क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह का माहौल रहता है। तो आई थिंक आई हैव ट्राई टू कवर ऑल द डायमेंशंस व्हाट एवर यू हैव आस्क्ड टू मी, है ना। तो आप सारे डायमेंशन पे आप देख लेंगे इस वीडियो को, तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो होता है, मैं डेली कुछ टॉपिक्स पे, मतलब टॉपिक्स नहीं है, टॉपिक्स तो आपको पता ही है कि क्या पूछे जा सकते हैं या फिर आप पढ़ते ही होंगे। मतलब 4 से 5 डायमेंशन है ना, उसको आपको रेडी रखना है। मैंने कल के भी लाइव सेशन में बताया था कि एक आप अपने जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, एक आप वहाँ पे काम करेंगे। दूसरा जो नेशनल इवेंट्स जो हुए हैं उस पर काम करेंगे। तीसरा जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं ना, क्योंकि कभी कभी इंटरनेशनल क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, कुछ करंट अफेयर्स चल रहा है, जैसे मेरे से श्रीलंकन क्राइसिस पूछ लिया गया था। तो कुछ जियो पॉलिटिक्स कन्फ्लिक्ट चल रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, तो आपको उस पर ध्यान रखना है। जैसे रशिया यूक्रेन है, तो इस पे तो सवाल पूछे ही जाएंगे, तो आपको रशिया यूक्रेन पे आपको अच्छे से आपको कमांड करना चाहिए कि रशिया यूक्रेन में क्या इशू चल रहा है, क्यों युद्ध चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है ना। उसमें इंडिया का क्या मतलब रोल है, इंडिया कैसे इस चीज़ से बच रहा है ना। तो योर ओपिनियन रिगार्डिंग रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, व्हाट इज़ द स्टैंड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग दिस वॉर, यू हैव टू बी वेरी वेरी कैलकुलेटिव इन योर आंसर, ओके। तो ये सब चीज़ पे आप रेडी कर लेंगे। बाकी मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लाया करूँगा बीच बीच में कि ये सब टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। तो एक आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड पे काम कीजिए, दूसरा नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स जो हुए हैं, बड़े बड़े जो घटनाएं घटी हैं, आप उस पर काम कीजिए। तीसरा, आप झारखंड से रिलेटेड कुछ ऐसा स्कीम्स जो वहाँ के वल्नरेबल ग्रुप को, है ना, फार्मर्स के लिए, SC STs, वीडियोस, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए, एरेडिकेट करने के लिए, मतलब वेलफेयर स्कीम टोटली आई वांट टू से, जितने भी वेलफेयर स्कीम है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखिए, क्योंकि आप जब आप आंसर दे रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा उस चीज़ को आप कोट करेंगे तो अच्छा इंप्रेशन बनेगा, ठीक है। और जो भी आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है ना, तो वहाँ से कुछ छोटा छोटा चीज़ जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो होता है वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। किसी का हिस्ट्री है तो मान लेते हैं कोई चीज़ हिस्ट्री रहा है न्यूज़ में, जैसे कि कुछ NCERT से कुछ
टॉपिक्स जो सिलेबस हैं उसमें बदलाव किए गए हैं, और हिस्ट्री को है ना कुछ और तरीके से बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, तो थोड़ा सा आप वो सब आइडिया रखेंगे। जियोग्राफी आपका है तो जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो होता है कि जो आपके सामने जो मौसमी घटनाएं हैं या फिर जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, कहीं पे कुछ पर्टिकुलर जगह पे कुछ हुआ है तो वो सब आपको ध्यान रखना चाहिए। आपका अगर इकोनॉमी बैकग्राउंड है तो आप महंगाई वगैरह से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना, फिजिकल स्टेबिलिटी को लेकर के, या फिर फिजिकल कंसोलिडेशन जो होता है, या फिर गवर्नमेंट बेरोज़गारी को हटाने के लिए क्या पॉलिसी ला रही है ना, तो इन सब सारी चीज़ों पे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ये सब कुछ एरियाज़ है ना। बाकी एक और जो सबसे बड़ा जो डायमेंशन है वो ये है पोस्ट प्रेफरेंस। तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस पे आप जो भी रखे होंगे पोस्ट प्रेफरेंस, आपको उसके बारे में आपको जस्टिफाई करना होगा कि ये पोस्ट आप क्यों रखना चाह रहे हैं, ये क्यों आप सर्विस लेना चाह रहे हैं। तो ये 4 पे आप काम कीजिए, है ना। इंटरव्यू उससे ज़्यादा नहीं होता है, यही 4 एरिया होता है। बाकी एक दिन करके, जैसे एक डायमेंशन हुआ एकेडमिक बैकग्राउंड, तो इस पर मैं एक वीडियो लाऊँगा। फिर एक नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, तो इस पर मैं एक ला सकता हूँ, एक झारखंड से रिलेटेड ला सकता हूँ, और एक पोस्ट प्रेफरेंस पे ला सकता हूँ कि व्हाट शुड बी योर लॉजिक वाइल गिविंग द आंसर रिलेटेड टू द पोस्ट प्रेफरेंस। ओके, तो उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। तो ये 4 सेगमेंट पे मैं अलग अलग वीडियोज़ लाऊँगा, ठीक है। और बाकी जो लोग नए लोग जो जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर जिनका प्रीलिम्स इस बार नहीं हुआ, या फिर मेंस में अंडर परफॉर्मिंग है, आप लोग चिंता मत कीजिए, लगे रहिए, है ना। अभी ये जो लोग इस बार जो लोग भी नए हैं, जो इस बार पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो अभी मैं टेलीग्राम का लिंक इसमें मैं डालूँगा। सिर्फ एक माध्यम होगा मेरे से कनेक्ट होने का आप लोगों का मेरे से, वो होगा टेलीग्राम चैनल। कुछ भी अपडेट जाएगा तो टेलीग्राम चैनल पे, और कहीं कुछ अपडेट नहीं जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और जेपीएससी से रिलेटेड जो डेडिकेटेड जो तैयारी होता है ना, आपको यहाँ पे एक चीज़ बताया जाता है, समझाया जाता है कि जेपीएससी का तैयारी कैसे की जाती है ना, किस तरह की अड़चनें आती हैं तैयारी करने में, ठीक है। तो आई थिंक अगर जेपीएससी की आप तैयारी करते हो, अगर आप इस चैनल या इस टेलीग्राम चैनल से या फिर इस यूट्यूब चैनल से आप नहीं जुड़े हो, तो आई थिंक आपको जुड़ जाना चाहिए, है ना। क्योंकि अभी जब सेंटर पे मैं गया था तो वहाँ पे नहीं भी तो कम से कम 50 से 70 के आसपास कैंडिडेट जो मिले, जो मेंस दे रहे थे। तो मेरे को नहीं पता था कि इतने लोग मेरे को फॉलो करते हैं या जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि आपकी स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी मतलब हेल्पफुल होता है तैयारी में, है ना। जहाँ मैं होटल में रुका था वहाँ पे भी कुछ लोग मिले, है ना। तो मतलब ये एक फ़ीडबैक सुनकर अच्छा लगता है कि आप इतना सीरियसली आप लेते हो जो भी मैं कहता हूँ, आप उस पे काम करते हो और उसको आपको बेनिफिट भी मिलता है ना। तो झारखंड में वैसे भी डेडिकेटली कोई तैयारी करवाता नहीं है, कुछ गाइडेंस दे नहीं पाता है। तो अगर आपको जेपीएससी के बारे में स्पेशली आपको आइडियाज़ चाहिए तो आपको मेरे से जुड़ना होगा, ठीक है। आज नहीं तो कल जुड़ना ही पड़ेगा तो बेहतर है आप पहले जुड़ जाएं, ताकि आपको ना थोड़ा सा पहले से आइडिया हो जाए कि कैसे तैयारी करनी है ना। नहीं तो आज आप शौक़ से जुड़ेंगे, आज आप नहीं जुड़ेंगे तो 2-4 महीना के बाद जब आप इधर उधर पढ़ेंगे, जब आपका 1-2 अटेम्प्ट बर्बाद होगा, है ना, तो उसके बाद फिर आप ढूंढते ढूंढते इधर आएंगे। तो आज न कल तो जुड़ना है ही, तो आप पहले ही जुड़ जाइए, है ना। तो मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में।